जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। आज का स्पेशल प्रोग्राम जारी है 14 अगस्त और कॉलर्स बहुत से होल्ड पे थे ब्रेक के दौरान भी, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सब पाकिस्तानियों को आज का दिन मुबारक हो। खैर मुबारक। और आज़ादी के लिए जो भी अच्छा काम हो सके सब करे। कल मैं आपकी नशरियात सुन रहा था लेकिन फोन किया तो देर हो गई थे। अच्छा। और आपके क्या कहते हैं सैलून खत्म हो गया, तो उससे मैंने रुबाई लिखी थी कल, वो मैं अभी सुनाना चाहता हूँ आपको। और एक चलें। नज़म लिखी है मैंने पाकिस्तान की, वो भी सुनाऊंगा। जी बिस्मिल्लाह। कल जो लिखा था उस पे, शादी गुजरे जिंदगी की बहार बनके, शादी गुजरे जिंदगी की बहार बनके, महबूब हो अगर दिल का चिराग बनके, माँ बाप की दुआओं से होती है जिंदगी गुलजार, खुदा की रहमत बन जाती है आफताब बनके। वाह वाह वाह। अच्छा, आज मैंने जो लिखा है पाकिस्तान लिखकर लिखा था, हाँ। उस पर नजर में कौम का नसीब खुदा की रहमत है पाकिस्तान हमारा। वाह वाह। कौम का नसीब खुदा की रहमत है पाकिस्तान हमारा, हमारी तकदीर का चिराग है पाकिस्तान हमारा। क्या कहना है? उसके बाद है, अपने खून से सींचेंगे तेरा चमन है पाकिस्तान, अपने खून से सींचेंगे तेरा चमन है पाकिस्तान, हमारे खून से फिर हो जाएगा गुलजार पाकिस्तान हमारा। उसके बाद है, जख्मों से चूर चूर लहू से तर है पाकिस्तान हमारा, जख्मों से चूर चूर लहू से तर है पाकिस्तान हमारा, हमारे ज़मीर का निशान बन गया है पाकिस्तान हमारा। हमने खुरच खुरच के इसको जख्मी कर दिया है, हमने खुरच खुरच के इसको जख्मी कर दिया है, हमारे ज़मीर को पुकार रहा है पाकिस्तान हमारा। हमारे बुजुर्गों ने खुदा के नाम पे बनाया इसको, हमारे बुजुर्गों ने खुदा के नाम पे बनाया इसको, अब बेयार मददगार सिसक रहा है पाकिस्तान हमारा। जख्म रस रस रिस रिस कर नासूर बन गया है लीडरों की वजह से, जख्म रिस रिस कर नासूर बन गया है लीडरों की वजह से, फिर भी हमारी हया की चादर बना हुआ है पाकिस्तान हमारा। तेरी जिंदगी हमें जान से भी प्यारी है वतन, तेरी जिंदगी हमें जान से भी प्यारी है वतन, अल्लाह की नेमतों का मुजस्सिम बहार है पाकिस्तान हमारा। माशाअल्लाह। कौम के दिल में तेरी जिंदगी की आरज़ू है वतन, कौम के दिल में तेरी जिंदगी की आरज़ू है वतन, हम मिट जाएंगे जिंदा रहेगा पाकिस्तान हमारा। क्यों न हो हमारी दुआओं में तेरी बका की बातें, क्यों न हो हमारी दुआओं में तेरी बका की बातें, दुनिया में है हमारी आन और शान पाकिस्तान हमारा। मकसद है, शहजाद ये जिंदगी हो कुर्बान पाकिस्तान के लिए, शहजाद ये जिंदगी हो कुर्बान पाकिस्तान के लिए, चांद तारा रहे रोशन पाइंदा रहे पाकिस्तान हमारा। खुदा हाफिज। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया जी। शहजाद साहब थे जर्मनी से। खूबसूरती की बात हुई पाकिस्तान की, तो वाकई कि इधर आके बाहर आके देखा कि वो खूबसूरती जो हुस्न पाकिस्तान को मैसर है वो किसी दुनिया के और ख़ित्ते में ऐसा हुस्न नहीं पाया जाता। स्विट्ज़रलैंड देख लें, यहाँ के खूबसूरत मनाज़र देख लें, लेकिन जो अपना मज़ा उधर पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जात हैं, कोयटा, गिलगित, सब कुछ जो वहाँ पर हमारी नेमतें हैं। और ऐसा मुल्क है जहाँ पर सब मौसम है। यहाँ पर अगर गर्मी आए तो वो गर्मी नहीं है कि वो फसलें भी हो पाएँ, या वो बीमारियाँ जो हैं जो हमारे अंदर ही पलती रहती हैं वो दोबारा हम में गर्मी की वजह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे मसनूई चीज़ें करनी पड़ती हैं। सब्जियों में वो जायका नहीं है जो पाकिस्तान की सब्जियों में है। तो एक इनका जुमला था, एक मिसरा था कि हमने खुद पाकिस्तान को छिल नहीं किया। तो ये बिल्कुल सही बात है। इतना नुकसान पाकिस्तान को बैरूनी ताकतों ने या बैरूनी दुश्मनों ने नहीं पहुँचाया जितना पाकिस्तान को हमने खुद नुकसान पहुँचाया। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फारूक भाई, वालेकुम सलाम। यानी पाकिस्तान जी शुक्रिया को और सारे मोमिन अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। हम दुआ करते हैं कि मौला ये आज़ादी अमन और सलामती के साथ हमेशा कायम दायम रहे, और इस तरह की जश्न आज़ादी मौला कश्मीर और फलस्तीन को भी नसीब फरमाए अमन और सलामती के साथ। और जिस तरह आप कुरान पाक और सूरह रहमान का अल्लाह ताला ने हिफाजत का जिम्मा लिया है, क्योंकि पाकिस्तान सूरह रहमान ही अल्लाह का इनाम है, हम शुक्र अदा करते हैं। इस तरह अल्लाह ताला जी इंशाल्लाह पाकिस्तान की जरूर हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। और असल में अगर आलम इस्लाम सारे मुत्तहिद हो जाए ईरान की तरह, तो इस्लाम आ सकता है। हमें सिर्फ नबी वाली के मिसल एक लीडर की जरूरत है।
ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے پیشوا اور رہنما ولی اللہ کا دعو جلد ہو، مولا آپ کو اور ہمیں اپنے سچے ناظرین میں اور خدمت گزاروں میں شامل فرمائے۔ مولا کے فضل و کرم سے میں اپنے اچار اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں سنانا چاہتی ہوں اور آپ سب کو خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری ہو گئی ہیں ساری علامتیں، پوری ہو گئی ہیں ساری علامتیں، آ رہے ہیں آپ مل گئی بشارتیں، اس نوید سحر کو ہر گام پھیلاؤ، زیر سایہ علم ایک آواز بن جاؤ، لبیک یا حسین سے قصر یزیدی کو گراؤ، مشکل کی گھڑی ہے امت مسلمہ ایک ہو جاؤ، تفرقہ چھوڑو مجاہد حق بن جاؤ، دشمن دین کے خلاف آپ حق کی آواز اٹھاؤ، زیر سایہ علم ایک آواز بن جاؤ۔ ہر مسلمان کے لیے پیغام یہی ہے، دین خدا کا ضامن حسین ابن علی ہے، علم کی صدا پہ لبیک پکارو، زیر سایہ علم ایک آواز بن جاؤ، شجاعت حیدر نے سکھایا ہے اسلام بچانا، صبر غازی نے بتایا ہے مولا کی اطاعت کرنا، دین محمدی کے لیے ڈھال بن جاؤ، زیر سایہ علم ایک آواز بن جاؤ، لبیک یا حسین سے قصر یزیدی کو گراؤ۔ سلامت رہے۔ پاکستان زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی۔ ماشاءاللہ، جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ الہی آمین۔ تو پاکستان سے ہماری بہن تھی اور پاکستان سے ہی مختلف شیعہ تنظیموں نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے کے عنوان سے ریلیز آج نکال رہے ہیں۔ تو بالکل یہ حقیقت ہے، جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا وہی ہمت وہی طاقت رکھتے ہیں کہ جو پاکستان بچائیں۔ پاکستان بنانے والوں میں میجورٹی شیعہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے، تبھی تو کافر اعظم کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور جنہوں نے کہا تھا اب بھی وہ پاکستان کے در پہ ہیں، اور بے شک وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان پر یہ ایسا لبادہ یا ایسا وہ ایک ریپر چڑھا لیں کہ نہیں وہ پاکستان کے بہت محب وطن ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہوئی ہے، بہرحال آپ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں، اور جیسے ہم نے عید منائی تھی اس میں بھی ذرا بجھا بجھا دل تھا، کیونکہ سارے وہ حالات دیکھتے ہیں، کلنگ کے واقعات جاری ہیں۔ اسی طرح جشن آزادی میں بھی اب وہ آزادی جو کہ 14 اگست ہے، خوشی ہے، لیکن جو ہماری کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اس پر شرمندگی ضرور ہونی چاہیے۔ سب کو جو جس انداز میں ہے، کوئی دکاندار ہے اس کو بھی اس انداز میں شرمندگی ہو کہ اگر میں نے رمضان میں ذخیرہ کیے رکھا یا کوئی چیز مہنگی بیچوں گا، کوئی پولیس والا ہے وہ اس انداز میں سوچے کہ میں کہ اب ساری عمر جو ہے کیا وہ رشوت ہی لیتا رہوں گا۔ اگر چلتے جائیں وزیر اعظم صاحب تک تو وہ خود سوچیں کہ میں نے قوم کی کس طرح خدمت کرنی ہے۔ بلکہ عوام اگر سوچنے لگ جائے تو ہمارا ملک بدنام بھی نہ ہو۔ ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے آج پاکستانیوں کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے یا حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ ہم ذمہ دار خود ہیں، ہم انسان ایسی حرکتیں کرتے ہیں جا کر کہ لوگ ڈرنے لگتے ہیں، پاکستانی اسٹے اوے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہاں پر ہمیں قانون، ہم بالکل سدھرے ہوتے ہیں یہاں پہ، جیسے وہاں ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے، جو ہیروئن اٹھا کے آٹے کی مشین میں آ رہی ہے، شرارے میں آ رہی ہے، ادھر پیوند ہو رہی ہے، ادھر پیوند ہو رہی ہے، پکڑنے والے پکڑتے کیوں ہیں؟ آپ کو بتاؤں، جب ہماری بھی فلائٹس آتی ہے نا پاکستان سے، تو ایئرپورٹ پہ اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے جو کسی اور کی نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت ہے، کیوں ہم لوگ نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اپنے آپ کو اتنا برباد کر دیا۔ تو ظاہر ہے ان کی وجہ سے دیگر جو شریف لوگ ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں جہاں پہ بھی ڈرگ کی سپلائی ہوگا، پکڑنے والا کون ہوگا؟ جو پکڑا جائے گا وہ پاکستانی نکلے گا، وہ اس میں ضرور نکلے گا۔ تو یہ ساری حرکتیں، اور یہ ہمارے پھر ملک کو نقصان سطحی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہر ویزے پہ مشکلات آ رہی ہیں، وزٹ ویزے پہ بھی انہوں نے اتنی مصیبت لگا دی ہے کہ 4 لاکھ دو تو پھر آؤ۔ اچھا، کیا ہی بات تھی، پاکستان جب نہیں بنا تھا یہی لوگ وہاں کمانے جاتے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی جو گئی ہے بعد میں پھر حکومت کی سارا کچھ، یہ لوگ وہاں پر کمانے گئے تھے، سونے کی چڑیا اس خطے کو قرار دیا جاتا تھا۔ تو یہ کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم فاروق بھائی، نظمہ، بہت شکریہ بہن۔ میں آپ سب مومن مسلمان جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے 14 اگست کی مبارکباد دیتی ہوں۔ خیر مبارک۔ فاروق بھائی، آپ جو کہہ رہے ہیں کبھی مولا کرے تو چینجنگ آئے کہ ہمارے پاکستان کو بھی سونے کی چڑیا، کیونکہ ہم لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں کہ چلو باہر نکلے مجبوراً۔ جی بالکل، بات تو اصلی یہی ہے کہ ہمارے وہاں سونا اگلتی ہے ہر چیز۔ بالکل صحیح۔ ہم لوگوں کو یہ ہے کہ انگلینڈ چلو اور وہاں چلو اپنی زمینیں بیچتے ہیں اور یہاں آتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ہر جہاں جائیں گے
पाकिस्तानी के नाम पे हमें दब्बा ही लगेगा कि कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे कि एक करता और सारी पूरी कौम को किया जाता है। तो अगर हमारे जो यहाँ भी कानून खाते हैं ये लोग, पर ये पब्लिक का भी सोचते हैं। अगर ऐसे हमारे लीडर भी सोचना शुरू हो जाए, ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब का बड़ा मामला है तो जरदारी साहब ने कहा कि मैं भी लाहौर में बना लूं कि मेरी भी यहाँ मलकियत होना चाहिए। जी हाँ, लोग भूखे मरते हैं और रहने की जगह नहीं, और हमारे जो बादशाह हैं वो देखो क्या क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह हमें हिम्मत ताकत दे कि वो पब्लिक का सोचे। जज़ाकल्लाह भी वो बच्ची सीधा पढ़ रही थी तो मुझे यही हुआ कि अगर हम सब एक कलम के नीचे आ जाए तो ये फिर कबाजी रहे ही ना। तो यही दुआ करते हैं कि मामा जमाना आए और अपने रूल में हमें भी रहने की तौफीक दें और हमारे बच्चों को भी। तो आपको मौला पंचन पाक अपने इज्जो-मान में रखे, आपके चैनलों को मौला हमारे जवानों को अपने इज्जो-मान में रखे। इलाही आमीन बहन, बहुत मौला के शुक्रिया। नाम पे चलने की तौफीक दे। बीबी के चादर के साए में हमारी बच्चियों को रखे। इस मुल्क की बहुत जहरीली हवाएं, कितने भी माँ बाप इज्जत वाले जलील ख्वार होकर रह गए हैं। फारूक भाई दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया। इलाही आमीन, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पॉइंट सिस्टर का कि मजबूरियाँ, फिर बंदे हर कुछ सब कुछ बेच बाच के रोज़गार के लिए, अमन व सुकून के लिए बैरूनी ममालिक आते हैं। और अगर हम मैं तो कम से कम ज़रूर चला जाता, अगर हिदायत टीवी का स्टूडियो हमारा इजीली हम इस्लामाबाद या कराची बना सके तो मेरा तो एक दिन भी यहाँ पर दिल नहीं लगता। मुझे याद है कि आपसे आज से 6 महीने पहले भी आपने मुझसे यही बात की थी कि अगर हिदायत का साथ ना होता तो मैं पाकिस्तान में मैं कब का चला गया होता, क्योंकि यहाँ पर मजबूरियाँ हैं। और बहुत से लोग जब 60-70s में आए हैं, सब कुछ बेच बाच के और फिर रोज़गार के लिए, अगर यही सारा काम उधर होता, मेरिट के ऊपर सबको कुछ मिलता तो कोई भी बंदा अपना वतन कोई ना छोड़ता और जान वहाँ पर महफूज नहीं है। बहुत अफसोस की बात। फारूक भाई, जब कराची लैंड करती है, कोई इस्लामाबाद जाता है, लाहौर जाता है, तो एक दिली सुकून होता है कि अब हम पाकिस्तान में आ गए। तो वो जो सुकून है दिल का, वो यहाँ पे मुमकिन नहीं है। जी कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, मौला अली मदद भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, गिलगित से भाई, बहुत शुक्रिया। तो मैं पूरी कौम को आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, आपको भी मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। तो मैं ये कहूँगा कि आज़ादी जो होती है एक ज़मीन का टुकड़ा या कोई चीज़ ज़मीन होती है। आज़ादी वो होती है जो आपकी फिक्र आज़ाद, हम जो है अभी तक मैं तो ये कहूँगा कि हम आज़ाद नहीं, फिक्री तौर पर हम आज़ाद नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हमें फिक्री तौर पर आज़ादी की ज़रूरत है। इस वक्त भी हम दूसरे जो मगरबी ममालिक के हैं जो तालीमात से अमल करते हैं, हमें तो क्या अगर आज़ादी हमने ली है तो इस्लामी तालीमात जो है उस पर अमल करें। बाकी में ये पूरी कौम को कहूँगा जिसने आज़ादी मुबारक हो। उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे गिला भी मेरा। जी 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 बात कीजिए। तो गिलगित बल्तिस्तान को भी मतलब जो यहाँ पे 2 जिसमें आज़ादियाँ मनाई जाती हैं, एक 1 नवंबर को, एक 14 अगस्त। मैं ये कहूँगा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इससे 14 अगस्त के दिन की मुनासिबत से गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का बाज़ाब्ता और 5 अक्टूबर हो जाए, ताकि यहाँ के अवाम भी अपना वोट का इस्तेमाल करें। हमें का तो पाकिस्तान दिया जाता है, लेकिन फिर भी हमें वोट का हक नहीं है। वो दूसरे समूह को जो आईनी हुकूक है वो हमें भी मिलने चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान को भी। तो हमें तो बहुत ही नजरअंदाज किया जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान वालों को हमें सूबे का दर्जा नहीं दिया गया है। एक अबूरी सतह से तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इसी की मुनासिबत से अपील करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को बाज़ाब्ता को सूबे का दर्जा दिया जाए और यहाँ के आवाम को भी कौमी असम्बली ऑफ में नुमाइंदगी दी जाए। तो मैं इसके साथ ही तमाम आलमी पूरी पाकिस्तानी कौम को जिसने आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि आपस में शेख भाइयों की तरह ही। और यहाँ पे शेख को कोई मतलब नहीं है, कुछ अमरीकी एजेंट और इसराइली एजेंट यहाँ पे फिटवारियत चला रहे हैं। बाकी धोनी का कॉल है कि जो शेख खतरा चाहते हैं ना वो शेयर है ना सुनी बल्कि इस्तेमाल के एजेंट है। तो हमें आपस में भाईचारे के साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। माशाल्लाह, क्या बेहतरीन पैगाम भाई आपका। गिलगित से आप शामिल हुए और देखें पाकिस्तान के हालात के, जो लोग ख़ुद चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हमारा बाकायदा आइनी तौर पे हो। चलें पिछली हुकूमत में 100 नकायस थे, लेकिन एक काम उनका ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में अलहदा एक हुकूमत कायम की गई है। मेहदी शाह साहब उनके वज़ीर आला हैं। अब मुकम्मल तौर पे आइनी तौर पे उनको मज़ीद 122 जो इख्तियारात हैं वो मिलने चाहिए। ये हमारे भाई का एक मुतालबा था
اور ایسے لوگ بھی تو ہیں جو پاکستان کا پرچم اب بلوچستان میں بہت سی جگہوں پہ زیارت میں جو ریزیڈنسی تھی وہ کس طرح سے اس کی بےرحمتی کی گئی ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، یا کس کے ایما پہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہم جو ہیں کس طرح سے یکجہتی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کس طرح سے ایک قوم کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک انگلی کچھ بھی نہیں ہے جب تک ہم اپنی ایک طاقت نہیں بنائیں گے، تمام صوبے مل کے، تمام قوم مل کے، تو تب تک ہم کوئی دنیا میں کچھ اپنا کوئی نام نہیں بنا سکتے۔ تو تعصب کی نظر ہو جاتے ہیں ہم، لسانی طور پہ بٹے ہوئے ہیں، فرقہ وارانہ طور پہ بٹے ہوئے ہیں۔ عید کا یہ واقعہ جو بہت ہی ماضی قریب کے واقعات ہیں، بلوچستان سے کچھ پنجابی آ رہے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بہت ہی دل زخمی کرنے والے واقعات ہیں۔ تو امید ہے کہ جو وہاں کے لیڈرز ہیں، جو MNA MPs ہیں، وہ اس پر ہوش کے ناخن لیں گے، اتھارٹیز جو ایجنسیز ہیں وہ اس پر کچھ کام کریں گی۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ڈار صاحب، فاروق بھائی کی طرف سے آپ ساری قوم کو اور آپ سب کو اور بہن عظما کو بھی بہت بہت جشن پاکستان مبارک۔ میں مقصود ریڈاری سے بول رہا ہوں۔ جی ڈار صاحب پہچان لیے۔ آپ ایک صلوات پڑھیں، میں ایک ربائی عرض کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سرے حسین ملا یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل بھائی آج جشن پاکستان ہے، جی ہاں، تو میرا دل تھا کہ میں بھی ایک تھوڑا سا ترانہ پیش کر دوں۔ کیا کہنا اگر آپ ہے، کی اجازت ہو کیوں نہیں، بسم اللہ بسم اللہ پاکستانی پڑھ دوں۔ بسم اللہ بھائی۔ نہیں جی نہیں، پاکستان سے محبت یا وطن سے محبت جو بھی ہے یہ تو ایک فطرت ہے ہماری۔ جی بسم اللہ۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، میرے ملا لہروں کے پالے ہوئے، میرے بہکا پسینوں میں ڈھالے ہوئے، میرے مصدور اس دور کے کوکب، چاند میری زمین پھول میرا وطن، میرے فوجی جوان جرأتوں کے نشان، میرے اہل قلم عظمتوں کے مقام، میرے محنت کش کے سنہرے بدن، چاند میری زمین پھول میرا وطن، میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ پہرا ہے قرآن کا، میرے کوئی بات نہیں، بہت شکریہ ڈار صاحب، اپنے وطن سے محبت کا اظہار آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اٹلی سے ہمارے ڈار صاحب۔ جی اور دیکھیں خود مختاری کی بات ہو رہی تھی، ابھی ایک چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹی تو نہیں بہت بڑی بات ہے۔ جی ایران کی حدود کی مخالفت کی ڈرون حملے نے انہوں نے مار گرایا، ٹھیک ہے نا، بالکل ایک کی بات کریں، ایک حملہ ڈرون حملے کی حدود کی انہوں نے مار گرایا۔ اگر یہ خود مختاری، یہ جس دن پاکستان میں یہ ہمت آ گئی نا، اس دن پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس وہی بات ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں نا، ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، اور کل اسی وجہ سے شاید ایک انڈین چینل پہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ US کین وائی کانٹ انڈیا، کہ اگر US جو ہے، امریکہ جو ہے وہ پاکستان جہاں چاہتا ہے، ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ ہیں وہاں پہ ڈرون حملے بھی ہو رہے ہیں، تو وائی کانٹ انڈیا، تو انڈیا کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ بھی پاکستان میں جگہ جگہ جو ان کے اہداف، ان کے چینل جو ہے وہ بھرمار لگے ہوئے تھے کہ پاکستان میں یہاں اٹیک کیا جائے، اب کہاں کس چیز کا انتظار ہے، وہ ایک الگ اچھی بات ہے کہ کچھ جو کوئی اتنا کمزور نہ سمجھے کہ پاکستان، لیکن میڈیا اور کچھ ایسی سیاسی جماعتیں وہاں پہ بدقسمتی سے ہیں کہ جو میں انڈین قوم کی بات نہیں کر رہا، لیکن سمجھنا چاہیے ہمارے بھائی ہیں انڈیا سے، ہم لوگوں کی ایک الگ سی محبت ہے جو ختم نہیں ہو سکتی عوام میں اگر دیکھا جائے۔ یہ انڈیا کے بیوقوفوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سیاسی لوگ ہیں جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، عوام میں غصہ بھڑکا رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف، جبکہ اگر ہم جیسے لوگ ہیں جو مائگریٹ کر کے انڈیا سے پاکستان آئے تو محبت ہے انڈیا
इंडिया की वैसे ही है, वहीं पे हैं, वैसे किसी के रिश्तेदारियां बहुत ज्यादा मौजूद लोग है, आने जाने आना वाले मौजूद है, लोग आपस में शादियां करते हैं इंडिया पाकिस्तान में। ये सियासतदान है जो अपनी सियासत चमकाने के लिए दुकान लगा के बैठे हुए हैं कि जी आग लगाओ, मीडिया के और पास इलेक्शन करीब है, सबसे इलेक्शन बढ़कर भी उनका पास है। इलेक्शन करीब है, तो आवाम को समझना चाहिए। आवाम इंशाल्लाह समझ रहे हैं, बिल्कुल आवाम समझ रहे हैं, वो हालात नहीं। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। पूरी हिदायत टीवी वालों को और दुनिया भर में जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी मौजूद हैं सबको जश्न आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, हमारे लिए एजाज़ है। आपको बताऊं जी, मुख्तसर तफरीर करूँगा। जी जी, आप मुख्तसर नहीं, आज आप हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं, आप कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मिले हुए हैं। ज़रा हमें उन दिनों के हालात भी बताइएगा कि उस वक्त क्या हालात थे और आज आप क्या सोच रहे हैं। जी मैं बताता हूँ। बात यह है कि जिस वक्त ये तय हुआ कि अब कांग्रेस का इतना जबरदस्त होल्ड था उनके मीडिया के थ्रू जी, और वो बड़े जबरदस्त ऑर्गेनाइज थे, उस तक हमारी मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं थी। अच्छा, सिवाय अलीगढ़ के अंदर, वहां पे तो थी। ठीक है। तो नतीजा उसका ये था कि लोगों को ये यकीनी नहीं था कि पाकिस्तान बन सकता है, और ये कहा जाता था कि तो दीवाने का ख्वाब है। अच्छा, तो चुनाचे मुसलमानों के अंदर वो एक इंतशार की सी कैफियत थी, उनको यकीन नहीं था, बेयकीनी थी कि वो पाकिस्तान बना भी सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। लेकिन कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की मुश्तरका कोशिशों से बहुत कम अरसे के अंदर अंग्रेज इस बात पर मजबूर हो गया कि वो ये एसरटेन करे, ये मालूम करे कि क्या मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है या नहीं। बिल्कुल ये उसके बरखिलाफ थी जो कि इंडियन कांग्रेस कहती थी। इंडियन कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े मुसलमान लीडर थे, उसमें आपको तो मालूम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, और वो उनके सेक्रेटरी जनरल भी थे, जिनको कायद आज़म ने शो बॉय कहा था। तो वो जमाना ऐसा था कि लोगों में जज्बा तो था कि कुछ करें हम। कायद आज़म से सबों को मोहब्बत भी थी, अकीदत भी थी, और उनके खुलूस के सब कायल थे। वो सब जानते थे कि जो कुछ कह रहे हैं, जो एक लफ्ज़ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। जिन लोगों ने कायद आज़म को देखा है और जिन्होंने उनसे बात की है, जिसका मुझे शरफ हासिल है, माशाअल्लाह, तो ये उनकी आंखों में एक चमक थी, और वो चमक जो थी वो आपको बड़ी पुरतासीर थी, वो आपके ऊपर असर करती थी, और आपको ये महसूस होता था कि इसमें बेइंतहा खुलूस, बेइंतहा सच्चाई और बेइंतहा अज़्म है। और उसके साथ ही साथ वो बड़ी हिम्मत बढ़ाते थे दूसरों की। उनका लहजा रोबदार तरीके से पुरअसर होता था। वो ये किसी को सख्ती के साथ में बात नहीं करते थे, लेकिन उनके लहजे में गनगरज थी, और उस लहजे में खुलूस होता था। यह मालूम होता था कि जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम लोग जो थे, जो मुसलमान थे हिंदुस्तान पाकिस्तान, जो अब इलाका है पाकिस्तान का जी, तो वो उस वक्त तजद्दुद के शिकार थे। चाहते तो थे कि पाकिस्तान बने, कायद आज़म से बहुत अकीदत भी थी, लेकिन हिंदुस्तान का और इंडियन मीडिया का इतना जोर था कि यकीन नहीं था कुछ हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा। जब 3 जून 1947 को कायद आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो से तकरीर की, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान, आखिर में पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाया, तो जो अंग्रेजों को बहुत नागवार गुजरा, लेकिन ये कि उस वक्त लोगों की जोश देखने का काबिल था। जिसने वो रेडियो सुना उस वक्त उसने नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो जोश बहुत बढ़ गया, लेकिन इस जोश में हमने कुछ चीजें जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। ठीक, मैं आपको 3 मिसालें देता हूँ। पाकिस्तान इतनी उज्जत में बना, कायद आज़म की फिरासत की वजह से इतनी जल्दी से बना कि उसमें हमने बात चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दी। आप पाकिस्तान का झंडा देखिए जी, पाकिस्तान के झंडे में जो चांद है जी, वो है कि जो डूबता हुआ है, जो तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा, बजाय इसके कि वो तुलू होता वो दिखाते, उन्होंने दिखाया, लोगों को पता ही नहीं था, वो सब कोई तैयारी नहीं था, बस जो उनके ध्यान में आ गया उन्होंने वो बना दिया। उससे पहले हिंदुस्तान के पास आज़ादी से पहले रविंद्रनाथ टैगोर का एक वो सॉन्ग था वंदे मातरम, वो उनका तराना था। उन्होंने कहा था कि तराना होगा, हमारे यहाँ तराना कोई नहीं था, किसी ने नहीं लिखा था,
यहाँ तक कि कायद आज़म ने जगन्नाथ आज़ाद से ये कहा था कि आप तराना लिखें, जो वो नहीं लिख सके, और फिर बाद में हफीज जालंधरी साहब ने लिखा दर्स के ऊपर। तीसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये देखिए कि लोग किस कदर हमारे पाकिस्तान के इलाके के उस वक्त तक हालात से नावाकिफ थे। यकीनी हालत थी कि पाकिस्तान बनने के 2-1 साल के बाद, 3-4 साल के बाद, हाँ मुझे याद है, उन्होंने ये तय किया कि हम चूँकि एक इस्लामी रियासत हैं, इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क बना है, तो हम इस साल हज के लिए, हज के मौके के ऊपर खाने काबा के लिए हम भेजेंगे गुलाब। ये बड़ी अच्छा जज्बा जरूर था, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि कैसा गिलाफ होना चाहिए। चुनांचे गिलाफ बड़ी मेहनत से तैयार किया गया, बहुत आला किस्म के रेशम के ऊपर बड़ी जरदोजी का काम किया, नहायत खूबसूरत काम किया, उसकी बड़ी तशहीर भी की गई। और जब वो सब बन गया तो उसको रेल के अंदर रखकर जगह जगह स्टेशन के ऊपर ले गए, और लोग जो थे बड़ी अकीदत से उसको सलाम किया करते थे, उसको देखा करते थे। ठीक है। लेकिन जब वो वहां पहुंचा सऊदी अरब, तो ये देखा कि वो पाकिस्तान वालों ने इस्लाम के नाम की वजह से उसको डार्क ग्रीन भेजा, जबकि खाना काबा का लिबास हमेशा काला होता है। ठीक। चुनाचे नतीजा इसके ये हुआ कि वो नहीं कबूल किया जा सका। ठीक। और मिस्र ने फिर उसके ऊपर ये कहा कि नहीं, आइंदा से हम ही भेजा करेंगे हर साल। ठीक। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साबित करती हैं कि हम गैर यकीन की हालत थे, क्योंकि यकीन नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा, हम उसके लिए तैयार ही नहीं। सही। बहरहाल परवरदिगार ने उसको बनाया। कायद आज़म अगर जिंदा रह जाते बेचारे तो आज ये हालत न होती जो अब है। बिल्कुल। इसलिए कि वो इंतहाई ईमानदार बरशनास आदमी थे, उनके अंदर क़यादत की सलाहियत थी और लोग उनके कदर किया करते थे। माशाअल्लाह। मेरी सख्त दुआ है कि परवरदिगार किसी तरह मेरे इस मुल्क को वापस उस हालत में ले जाए कि जब हमने पाकिस्तान बनाया था, लोगों में प्यार और मोहब्बत का जज्बा था, अमन और अमान था, खुशहाली थी, और एक बड़ा ऐसा जज्बा था कि हम इस्लाम है, इस्लामी मुल्क है, हम इस्लाम का जज्बा था। बिल्कुल। जो चीज़ अब मफकूद है। बस मुझे इतना ही कहना था, मुझे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपके यहाँ तो बहुत लोग तकलीफ करेंगे आज। जज़ाकल्लाह नकवी साहब, सलामत रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने उन हालात से भी हमें बाखबर किया। कुछ अरसे के लिए हम उस माहौल में चले गए। बिल्कुल सही। तो कितनी कुर्बानियाँ नाज़रीन, और जिस तरह नकवी साहब बता रहे थे, आगाज़ से ही कुछ ऐसे नकाइस या कुछ ऐसी कोताहियाँ हमने की हैं, लेकिन उसके बाद फिर जिन जिन चैलेंजेस का सामना किया और बहादुरी के साथ चैलेंजेस का सामना किया है, वो ऐसी अचीवमेंट्स भी हैं। तो कोताहियों को हमने इम्प्रूव करना है, कमियों को अपनी को सुधारना है, और अचीवमेंट्स की तरफ अपने सफ़र को जारी रखना है। इस प्रोग्राम को भी हमने जारी रखना है, लेकिन इस वक्त हुआ चाह रहा है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।